नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं आपके सामने आरपीएफ कांस्टेबल का एक और मॉक टेस्ट एग्जाम पेपर सैंपल 2 आपके सामने लेके आ गया हूं। आपका पेपर शुरू होने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल का 2 मार्च से। कुछ दिन रह गए। मैंने प्रॉमिस किया है कि एग्जाम से पहले मैं आपको कम से कम 5 मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व कराऊंगा और इनसे डायरेक्ट सवाल पेपर में फंसेगा। एक मॉक टेस्ट मैं करवा चुका हूं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर, तो बहुत सारे बच्चों ने अभी 24 घंटे के अंदर ही लगभग 2 लाख बच्चों ने इस मॉक टेस्ट को देख लिया है। इतना पसंद उनको आया है मेरे भाई। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो एग्जाम पेपर 1 भी देखे, और आज हम दूसरा मॉक टेस्ट करेंगे। 35 क्वेश्चंस में टोटल कराऊंगा। हर एक क्वेश्चन रेलवे का ही पूछा गया है। वही क्वेश्चन है जो जिसके रिपीट होने के चांसेस, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मॉक टेस्ट 1 में कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, थोड़ा मुश्किल बनाइए। अरे भाई साहब, ना लेवल पढ़ा, ना मुश्किल पढ़ाना है, ना इजी पढ़ाना है, ना मॉडरेट पढ़ाना है। ओनली एग्जाम में जैसा आएगा आपको वैसा ही करवाना है। मैंने पहले बता दें कि रेलवे जितने भी एग्जाम लेती है उनमें सबसे ज्यादा आसान पेपर आरपीएफ कांस्टेबल का होता है। भाई इसमें पेपर से ज्यादा वैल्यू है कि जो उसके बाद जो आपकी रनिंग वगैरह होगी, जो आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट, फिजिकल फिटनेस जो मांगेगा उस पर भी तो ध्यान देना है। बेसिकली आपका जो पेपर आएगा बहुत ईजी आएगा, लेकिन कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। इसमें आपको ध्यान इस बात का रखना है कि 35 में से एक भी सवाल गलत ना हो। रीजनिंग के 35 में सवाल एक भी गलत ना हो, कि सही करने वाला, मतलब ऐसा तो बहुत सारे बच्चे जिनको नॉलेज है बट एक्यूरेसी उतनी नहीं है। तो आपको यहां पे एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। पेपर इसका आसानी आएगा, क्योंकि पता है एक सीट के लिए 1300 बच्चों ने फॉर्म भरा है। ये कांस्टेबल का एक सीट पर 1300 बच्चों ने। हालांकि इनमें सीरियस जो हैं वो बहुत ही कम बच्चे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं मेरे भाई। पूरा मॉक टेस्ट आपको लगाना है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। कॉपी पेन लेके बैठिए मेरे भाई, साथ साथ सॉल्व करेंगे जब सवाल आपके सामने आएगा। ठीक है, मैं एक बात बताता चलूं कि एडवांस मैथ तो इस पे आना है नहीं, केवल अर्थमेटिक मैथ आना है। मैंने रेलवे का कंप्लीट अर्थमेटिक पढ़ा रखा है इसी चैनल पे, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है यहां पर। एसएससी रेलवे कॉन्सेप्ट सीरीज मेरे भाई, ये सॉरी रेलवे प्रैक्टिस सीरीज जाके देख लीजिएगा। हर एक चैप्टर मैंने समझाया है। नंबर सिस्टम के सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज रेशियो, लाभ हानि, डिस्काउंट, छूट बट्टा, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया। दूसरी बात, रेलवे ने अभी तक 5 पेपर लिए। हमने हर एक पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैथ का इस चैनल पे कराया। रेलवे के 2024 के 5 एएलपी का पेपर, आरपीएफ एसआई। अब जैसे आपका पेपर है आरपीएफ कांस्टेबल का, तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था उसके बेस्ट 60 सवाल अर्थमेटिक के। अरे भाई सीधा फंसेगा, करके जाइए। क्यों नहीं करके जाओगे? देख लो 4,64,000 बच्चे देख चुके हैं अब तक। कंपटीशन तो वैसे ही इतना बढ़ा दिया मैंने, जूनियर इंजीनियर का, टेक्नीशियन का। इन सारी वीडियो को चार्ट डालिए, सीधा सवाल पेपर में फंसेगा, गारंटी हमारी है। शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। आइए, पहला सवाल नंबर सिस्टम का है। एक संख्या को 798 से डिवाइड करने पर शेषफल 45 बचता है। उसी संख्या को 21 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? भाई मान लीजिए कोई संख्या n है, तो जब हम किसी संख्या n को 798 यानी कि 798 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो आता है वो 45 आता है। अब सवाल जो है वो इस प्रकार से है, यार सेम उसी नंबर n को अगर 21 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको यह चेक करना है मेरे भाई, क्या 798 का एक बच्चा 21 है? हाँ जी, 21 एक का एक कितना जाएगा? 21 या 63 है भाई। और इसके बाद मेरे प्यारे भाई यहां पर 168, 21 8 168, बिल्कुल सही। 798 का एक फैक्टर 21 है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप इस 45 को 21 से भाग देंगे, 21 दूनी 42, क्या बच जाएगा? 3, रिमाइंडर 3 आएगा। और ये इसका आंसर है बी ऑप्शन। आरपीएफ एसआई 2024 का सवाल है ये। एक ट्रेन 405 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। फिर 176 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 88 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। पूरी दूरी के दौरान ट्रेन की औसत गति बताओ, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब समझते हैं, कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। तो भाई साहब एक ट्रेन 405 किलोमीटर की दूरी जाती है और 176 किलोमीटर की दूरी जाती होगी, टोटल डिस्टेंस। अच्छा, समय कितना लगा ट्रेन को आप बताओ? 405 किलोमीटर जाते ट्रेन 81 की स्पीड से, तो कितना समय लगे? समय बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। 405 को 81 से भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 5 घंटे। अगर कोई ट्रेन 176 किलोमीटर जाएगी 88 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना समय लगेगा? 176 को 88 से भाग देंगे, 2 घंटे।
तो ट्रेन टोटल डिस्टेंस गई मेरे भाई 581, समय लगा 7 घंटे। तो ट्रेन की एवरेज स्पीड आएगी भी 7 अट्टे 56 और 2 7 21 83, 83 किलोमीटर पर आवर। ए ऑप्शन आंसर आ गया। हो गया सोल्व। इतना ही करना है मेरे भाई, यही लेवल है आपके पेपर का। जेई का सवाल देखिए, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी से कितना 75% कम है। तो ये रहा मेरे भाई वॉशिंग मशीन और ये रहा मेरे भाई टीवी। वॉशिंग मशीन का जो प्राइस है टीवी से 75% कम है। 75% की फ्रैक्शन 3/4 ये होता है, यानी कि टीवी अगर 4 रुपए का है तो वॉशिंग मशीन 3 रुपए कम यानी कि 1 रुपये। ये वॉशिंग मशीन और टीवी के प्राइस का रेशियो है। हुआ क्या, वॉशिंग मशीन की कीमत में 77% की वृद्धि की जाती है। वॉशिंग मशीन का प्राइस 77% बढ़ाया जाता है, टीवी की कीमत में 27% की कमी की जाती है। टीवी का प्राइस 27% कम किया जाता है। कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं तो माइनस। तो 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में होने वाला परिवर्तन बताओ। व्हाट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट ऑफ 8 वॉशिंग मशीन एंड 2 टीवी, परसेंटेज में आपको बताना है। बताओ, सोचो। ये एक वॉशिंग मशीन और टीवी के प्राइस का रेशियो है। सवाल पूछा 8 वॉशिंग मशीन का प्राइस क्या होगा, 8 से गुणा। 2 टीवी का प्राइस क्या होगा, 2 से गुणा। मेरे प्यारे भाई ये आ गया, ये 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के प्राइस का रेशियो आ गया। 8 एकम 8 और 4 दूनी 8, 8 एकम 8 और 4 दूनी 8, ये तो कट गया। 1:1 आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 8 वॉशिंग मशीन और 2 और टीवी की जो कीमत है वो बराबर है। वॉशिंग मशीन का प्राइस 77% बढ़ाया है, टीवी का 27% कम हुआ। कुल चेंज क्या आएगा भाई, अगर बेस सेम है तो ओवरऑल चेंज निकालने के लिए बस औसत ले लो। अगर प्राइस बराबर हो गया तो औसत ले लो। 77 माने 27 जोड़ के 2 से भाग कर दी, 77 माने 27, 50/2, 25%। फाइनल आंसर पॉजिटिव आया है। अगर आंसर पॉजिटिव आया इसका मतलब प्राइस 25% इंक्रीज हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर, 25% इंक्रीज। खेल खत्म। अच्छा सवाल, आइए आगे। देखो मैंने 2-4 सवाल एसएससी के भी लेटेस्ट लिए, घबराइएगा मत, रेलवे में भी ऐसे ही सवाल आ रहे हैं। A motorboat takes 18 hours to go downstream and it takes 36 hours to return the same distance. एक नाव को सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में 18 घंटे, अपस्ट्रीम में 36 घंटे लगते हैं। तो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो एक बार बताओ मेरे भाई। एक नाव को डाउनस्ट्रीम जाने में 18 घंटे लगते हैं और सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में 36 घंटे लगते हैं। ये टाइम का रेशियो है, टाइम का। आपको कॉन्सेप्ट पता है कि भैया अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो और स्पीड का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर डाउनस्ट्रीम जाने में अपस्ट्रीम जाने में लगने वाले टाइम का रेशियो 18 दूनी 36 1:2 है टाइम का रेशियो, तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 2:1। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया। सवाल में आपसे पूछा एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड x और स्ट्रीम धारा की स्पीड का रेशियो x से y का रेशियो। सीधा कॉन्सेप्ट होता है इसका d+u/d-u। d+u यानी कि 2 + 1 3/2 - 1 1। ये x से y का रेशियो आ गया। ए ऑप्शन 3:1। बताइए क्या इससे आसान सवाल कोई बन सकता है मेरे भाई? नहीं। रेलवे ग्रुप डी 2022 में बहुत रिसर्च करके इतने सारे मेरे पास सारा कंटेंट टाइप है, पिछले 10-20 साल का मेरे लैपटॉप में सब सेव है। तो मैं अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन पेपर खोलता हूं, वहां से सवाल देखता हूं, तब मॉक टेस्ट बनाता हूं। इसलिए हमारे मॉक टेस्ट की क्वालिटी आपको टॉप नॉच मिलेगी। 2 पाइप ए और बी 1000 लीटर की टंकी को 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। अगर उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 1800 लीटर की खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे? देखो यह 1000 लीटर की टंकी, 2 पाइप है ए और बी, वो 1000 लीटर की टंकी भरने में, ध्यान सुनिएगा, ए जो है वो मेरे प्यारे भी कितना समय लेता है 5 घंटे और बी लेता है 6 घंटे। तो दोनों पाइप ए और बी मिलकर 1000 लीटर की टंकी कितने समय भरेंगे मेरे भाई? तो उसमें समय लगेगा 5 × 6/5 + 6। सीधा शॉर्टकट होता है कि भाई अगर 2 आदमी मिलकर किसी काम को, दो आदमी हैं ए और बी, एक x दिन लेता है y दिन, दोनों मिलकर कितने दिन लेंगे? x × y/x + y। सीधा शॉर्टकट है, यानी कि 30/11 घंटे।
तो दोनों आदमी मिलकर हजार लीटर की टंकी 30/11 घंटे में भरेंगे, दोनों आदमी और भी मिलकर। लेकिन यहां भी सवाल में ट्विस्ट डाल दिया, टंकी 1800 लीटर की भरनी है। 1000 लीटर से 1800 लीटर 1.8 गुना है, 1000 का 1.8 गुना। अगर हमें 1.8 गुना करना है, 1.8 गुना काम करना है, तो समय भी तो 1.8 टाइम्स लगेगा ना। ठीक है भाई, समय भी तो 1.8 टाइम्स लगेगा, यानी कि 30 की 1.8 में गुणा करेंगे 54/11 घंटे। तो अगर 1000 लीटर की टंकी भरनी है तो 30/11 घंटे में भरेगी, पर 1800 लीटर की टंकी दोनों मिलकर भरेंगे तो 54/11 घंटे लगेगा। क्या बढ़िया सवाल है। आइए रिमाइंडर आपको बताना है, आरपीएफ एसआई के पेपर का सवाल, 111 की पावर 1024 को 112 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। पेपर में अक्सर इस तरह के सवाल आते हैं मेरे भाई। देखो 111 जो है 112 से एक कम है, तो अगर 111 को 112 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा -1, एक कम है। लेकिन यहां पावर 1024 है, -1 की पावर अगर इवन करेंगे तो 1, तो शेषफल 1 आएगा। डी ऑप्शन आंसर है। आइए, कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है तो 33% का लाभ होता है। बाई वॉट परसेंट इज द लिस्ट प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। फिर से बहुत फेमस क्वेश्चन। अगर किसी सवाल में आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो ऐसे सवाल में लागत मूल्य का सूची मूल्य भी मार्क प्राइस होता है। सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं मेरे भाई। क्या फॉर्मूला होता है, 100 - D अपॉन 100 प्लस P। 5% छूट दी तो 100 - 5 95, प्रॉफिट हुआ 33%, 100 प्लस 33 133। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया, और 19 से कटेगा भी तमीज से, 19 पंजे 95 है भाई, क्लियर है, और 19 सत्ते 133। इस क्रिय मूल्य से अंकित मूल्य का या सूची मूल्य का अनुपात आ गया। लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस एक ही बात है। बोले लिस्ट प्राइस लागत मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस 7 है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो मार्क प्राइस 7 है, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2/5। अब 1/5 20% होता है, 2/5 40%। इसे मार्कअप भी बोलते हैं। सूची मूल्य लागत मूल्य से जितने परसेंट अधिक होता है उसे मार्कअप परसेंटेज भी बोलते हैं। तो यहां 40% आपका मार्कअप परसेंटेज है। आइए, मजा आ रहा है भाई सवाल करने में। ये देखिए, एसएससी जीडी 2022 के पेपर का ये सवाल है। काफी सारे अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चंस आज की मॉक में मिलेंगे। एस चीनी 40 रुपए पर किलोग्राम खरीदता है, एस 40 रुपए पर केजी की चीनी खरीदता है और उसे ₹X पर केजी में, हिंदी में लिखा नहीं है यहां पे, ये सॉरी यहां आएगा, और ₹X पर किलोग्राम में बेचता है, ₹X पर केजी में बेचता है। वजन मापने वाली मशीन में खराबी के कारण वजन 800 ग्राम होने पर वजन 1 किलो दिखाता है। भाई जिस तराजू का वो इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, वजन उस पर मेरे प्यार भी 800 ग्राम है, लेकिन दिखाएगा कितना, 1 किलो। 800 ग्राम होने पर भी 1 किलो वजन दिखाता है तराजू। उसका प्रॉफिट 30% है। अगर उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है तो ₹X पर केजी का मूल्य क्या है, X का मान क्या है। बहुत बढ़िया। बेईमान दुकानदार 2 तरीके से मुनाफा कमा सकता है, प्राइस बढ़ा के और वजन कम तोल के, है ना। सब ग्राहक भाई कम, ग्राहक मांग रहा है 1 किलो, आप 800 ग्राम ही दे रहे हो रहा है कि नहीं मुनाफा। कुल मुनाफा जो होगा इनका सक्सेसिव। अब आप देखिए, 40 रुपए पर किलोग्राम की चीनी आप ₹X पर किलोग्राम में बेच रहे हो, ये हो गया प्राइस में चेंज। अब ग्राहक मेरे प्यार भी क्या करता है, ग्राहक आपसे जो आप तराजू इस्तेमाल कर रहे हो वो 1 किलो वजन दिखाती है, जबकि एक्चुअल वजन 800 ग्राम है। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। अगर कोई ग्राहक आपसे 1000 ग्राम चीनी मांगेगा तो आप उसे 800 ग्राम ही तोल के दोगे, यानी कि आप मेरे भाई ग्राहक को 800 ग्राम सामान देकर 800 ग्राम सामान देकर तराजू पे 1 किलो दिखा रहा है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम का पैसा ले रहे हैं, यह आपका प्रॉफिट होगा। और कुल प्रॉफिट कितना है, 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी कि अल्टीमेटली 10 पे 3 का प्रॉफिट और 10 का सामान 13 में। ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सवाल है मेरे भाई, ठीक है ना। 3 0 तो आपका यहां से कट ही जाना है, ये कट गया मेरे बच्चों। उसके बाद
10 दो भी, दो से भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे, या कट मत काटो, क्या प्रॉब्लम है, यही रहने दो। एक्स का मान क्या आ गया, एक्स का मान आ गया 4 अट्टे 32 गुणा 13/10, तो 540 प्लस 26, 500, कुछ गड़बड़ कर दी गई मैंने, 8 चौक 32 गुणा 13, सॉरी 13 तिया 39, 390 और 26, 416, 416/10 आ गया 41.6, तो 41.6 आ गया मेरे भाई, ठीक है ना, 41.6 रुपए पर केजी आपका सेलिंग प्राइस, एक्स की वैल्यू आ गई। अच्छा सवाल, आइए आरआरबी जेई का लेटेस्ट सवाल है मेरे भाई, देखो ये मैं कह रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने से मानव को 27% का लॉस होता है। अगर ओरिजिनल विक्रय मूल्य के 84% पर बेचेंगे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य मतलब 100%, 100% से जितना ज्यादा में बिका वही आपका फायदा है। आपने किसी सामान को इसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 2/5 पर बेचा, 2/5 आ रहा है, /5, तो 5 की शकल देखकर मैंने मान लिया कि माना किसी वस्तु का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो 5 है, माना किसी वस्तु का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो 5 है। आपने सामान को सेलिंग प्राइस के 2/5 यानी कि 2 में बेचा, 5 का 2/5 कितना होता है, 2। आपने सामान को 2 में बेचा, आपको 27% का लॉस हुआ। मुझे बताइए 100% पे अगर आपको 27% लॉस हो रहा है बच्चों, तो सामान बिका कितने में, 73% में बिका, तो 2 की वैल्यू 73% के बराबर है। हम सेलिंग प्राइस को इक्वल करेंगे। अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 84% पर बेचा जाए, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 5 माना है, अब 5 का 84% क्या आएगा बेटा, 420% यानी कि 4.2। अगर सामान को एक्चुअल सेलिंग प्राइस 5 का 84% होता है 4.2, 4.2 में बेचा जाए तो कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, ये सवाल है, नहीं निकाल सकते। 2 की वैल्यू 73% है, 4.2 की वैल्यू पूछी कितने गुना, 2.1 टाइम्स हो गया, 2.1 गुना होगा कि नहीं होगा, 73 का 2.1 गुना क्या आएगा, 21, 147, और ये आपका 2.1 से करना है ना 6.3, तो 47 और 6 53, 153.3%, 153.3% आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप मुझे बताओ, एक सामान का कॉस्ट प्राइस 100% है, 100% का सामान 153.3% में बिकेगा, तो कितना एक्स्ट्रा में बिका, 53.3% अधिक में बिका, यही आपका लाभ है। 53.3% जो एक्स्ट्रा में बिका है 100% से, वही आपका लाभ हो गया, बात खत्म। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3780 प्राप्त होता है, संख्या क्या है। अगर किसी संख्या को 50% बढ़ाओगे, 50% की फ्रैक्शन लो 1/2, यानी कि अगर कोई संख्या 2 है, 2 का 50% एक संख्या को 1 बढ़ाओगे तो संख्या 3 हो जाएगी, और 3 की वैल्यू सवाल में 3780 आपको दी हुई है, कितने गुना मेरे भाई, 1260 गुना। तो संख्या कितनी है, 2 की वैल्यू भी 1260 गुना होगी, 2400 प्लस 120 2520, संख्या 2520 आ गई। आप ऑप्शन से भी सवाल कर सकते थे, पर करने में भी कोई बुराई नहीं है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का सवाल है। और आप ये समझो कि ये सवाल एक बार नहीं आया था, ये कई शिफ्ट में आया था, वही सवाल करा रहा हूं जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं, और यही आपके पेपर का लेवल रहेगा भाई। जब सब इंस्पेक्टर में ऐसे सवाल आ रहे हैं, 10-10 शिफ्ट में आ रहे हैं, तो आपके पेपर में क्यों नहीं आएंगे, ऐसे ही आएंगे। 11वां, एक ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करती है, 54 की स्पीड से यात्रा करती है, तो 953 मीटर लंबी ट्रेन को 532 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो जब भी एक ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है, तो ट्रेन खुद की लंबाई जाएगी 953 मीटर, प्लस सुरंग की लंबाई क्रॉस करेगी 532 मीटर, ये इतनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, ट्रेन की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। अब लंबाई तो मीटर में, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से आपको गुणा करनी पड़ेगी। ये अब आंसर आपका
सेकंड में आएगा। 18 से 54 3 बार जाएगा। कितना हुआ मेरे भाई? 1400, 5 3 8 और 3 2 5, 1485/15। क्लियर है? तो 15 निम्मा 135, 13 15 निम्मा 135, 99 सेकंड। तो 99 सेकंड का समय लगेगा। डी ऑप्शन, खेल खत्म। ठीक है, मजा आया? आगे सवाल है मेरे प्यार भी 12, करो बच्चों। आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 2024 का अलग सा सवाल। 12 शेफ 4 घंटे में 96 डिशेज बनाते हैं। हर शेफ द्वारा 1 घंटे में बनाए जा सकने वाले क्या एवरेज डिशेज, औसत व्यंजन खोजें। अगर 12 शेफ 96 व्यंजन बना रहे हैं तो एक शेफ बना रहा है भैया 4, सॉरी 12 8 96 8। अगर 4 घंटे में 8 बन रहे हैं तो 1 घंटे में कितनी डिश बनेगी? 2। तो एक शेफ जो है हर घंटे 2 डिशेज बनाता है। तो क्या कूड़ा सवाल है ये? कूड़ा है कि नहीं सवाल? ठीक है ना। देखो, अगर आपको प्रीवियस सर के कि भाई हमारे पेपर में आरपीएफ कांस्टेबल जो 2019 में हुआ था उसमें एक्चुअल में कितने सवाल आए थे, कैसे सवाल आए थे, अगर आपको चेक करना है कि भाई रीजनिंग कैसा आता है, जीएस कैसा आता है, तो जो हमारी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है टेस्ट रैंकिंग, हर बच्चे को हमने फ्री में टेस्ट प्रोवाइड करा दिए हैं। आप हमारी वेबसाइट में मॉक टेस्ट वाले सेक्शन पे जाओगे, ये अकेली ऐसी मात्र वेबसाइट, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो एसएससी का लो, प्री की तैयारी कर रहे हो प्री का, मेंस की तैयारी कर रहे हो प्री मेंस का, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो आप, रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेगा। सबसे नीचे आइए, ये रेलवे के एग्जाम के सारे फ्री टेस्ट है, ये प्रीवियस ईयर के फ्री। और आरपीएफ की तो हमने अलग ही कैटेगरी बना दी है। आरपीएफ एसआई का पेपर हो चुका है, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के सारे टेस्ट देखो, दिख रहे हैं प्रीवियस ईयर के 15 टेस्ट। 2019 में जितने पेपर हुए थे, किस किस डेट को हुए थे, हर डेट का, हर शिफ्ट का 15 टेस्ट फ्री अपलोड करा दिए मेरे भाई। लगा लो, लगा लो। और आपको एग्जाम में जाने से पहले ये टेस्ट तो लगा के जाने ही चाहिए। और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? फ्री टेस्ट आपको दे दिए लगाने को, कोई घर से फुल लेंथ टेस्ट है ये, है ना, 120 क्वेश्चन वाले फुल लेंथ, और मैं तो यूट्यूब पे करवा ही रहा हूं। और अगर किसी बच्चे को नए टेस्ट लेने, भाई प्रीवियस ईयर के अलावा भी बच्चा लगाना चाहता है, तो इससे सस्ते मॉक टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे पूरे इंडिया में। 99 में आपको सारे के सारे न्यू मैक टेस्ट मिल जाएंगे इस एप्लीकेशन पर, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो आप उनको भी लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं और करना ही चाहिए। ठीक है, आइए, ये तो हुआ सवाल 12 तक। 13 आरपीएफ एसआई 76 फैक्टोरियल में ट्रेलिंग जीरोज बतानी है। ट्रेलिंग जीरो आपको बताने कि 76 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरो आएंगी। देखो, इसकी डायरेक्ट ट्रिक है, 76 को आप 5 से डिवाइड करो। 76 को 5 से डिवाइड करेंगे 15 बार जाएगा। फिर 15 को 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करते जाओ 3 बार जाएगा। 3 तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, दशमलव में चला जाएगा ना पूरा पूरा डिवाइड। जब तक पूरा पूरा डिवाइड होता रहे करते रहो। 76 को 5 से डिवाइड किया 15 बार गया, फिर 15 को 5 से डिवाइड किया 3 बार। अब 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरा तो भाग जाएगा नहीं, छोड़ो। तो 15 + 3 18, तो ट्रेलिंग जीरो की संख्या 18 आ गई। एक दुकानदार एक पंखे की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% अधिक पर सूचीबद्ध करता है और इसकी सूची पर 15% की छूट देता है। अगर दुकानदार 190 रुपए का लाभ कमाता है तो पंखे का लिस्ट प्राइस क्या है? बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई, इससे किसी पंखे का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस 100 है, ये मान लिया। मान लिया किसी पंखे का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, 100। अब एक दुकानदार जो इसका लिस्ट प्राइस है, जिसे हम मार्क प्राइस भी बोलते हैं, 20% अधिक लगाता है। 100 से 20% ज्यादा कितना होता है? 120 उसने लिस्ट प्राइस लगाया, लेकिन लिस्ट प्राइस पर 15% की छूट देता है। अब 120 पर अगर 15% की छूट देगा तो कितने बेचेगा? 120 का 15% होता है 18। भाई 120 का 15%, 12 गुणा 15 180 होता है 18। 120 में से 18 घटाएंगे तो 102 में बेचता है। अब बताओ लाभ कितना हुआ? अगर 100 के लागत मूल्य का सामान, 100 के सीपी का सामान उसने 102 में बेचा तो उसको 2 का प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ। जबकि सवाल के अनुसार प्रॉफिट हुआ कितना? 190 रुपए का। तो 2 की वैल्यू 190 रुपए है। लाभ ही तो दिया, कितने गुना? 95 टाइम्स, 95 गुना हुआ। तो आपसे पूछा पंखे का सूची मूल्य, लिस्ट प्राइस पूछा 120 यूनिट की वैल्यू, तो 120 यूनिट की वैल्यू भी 95 गुना होगी।
अब 120 का 100 गुना 12,000, ये 600 कम है, 12,000 से 600 कम यानी कि 11,400 रुपए। ये पंखे का लिस्ट प्राइस आएगा भाई, ब्रांडेड पंखा, महंगा वाला, रिमोट वाला है, डी ऑप्शन। खत्म। आइए, रघु अपनी यात्रा 20 घंटे में पूरी करता है, आधी दूरी 27 की स्पीड से, आधी दूरी 54 की स्पीड से। यात्रा की लंबाई बताओ। अच्छा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, डी मान के भी कर सकते हो, एलसीएम से भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि यात्रा की लंबाई 2D मान ली मैंने, 2D। आपको इस 2D क्यों माना? अगर यात्रा जो है जर्नी 2D किलोमीटर की है तो 2D का आधा डी किलोमीटर गया 27 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? डिस्टेंस बटा स्पीड। पर आधा डी किलोमीटर दूरी गया 54 की स्पीड से, समय लगेगा डी बटे 54। टोटल समय कितना लगा? 20 घंटे। तो 20 घंटे का समय लगा। 27 54 का एलसीएम 54, 27 दूनी 54, 54 एकम 54, तो 3D बराबर ये आपका 20। 3 से 54 आपका 18 बार कट गया, तो ये आ गया 360। तो डिस्टेंस जो है 360 आ गया। लेकिन आपसे कुल लंबाई पूछा है तो 360 का दोगुना 720, 720 किलोमीटर आंसर आएगा। डिस्टेंस ए ऑप्शन, बिल्कुल बेसिक से बता दिया आपको। बताइए, रेलवे ग्रुप डी के पेपर का सवाल है। एक दुकानदार के पास 3 योजनाएं हैं। विच स्कीम हैज मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज? किस योजना में अधिकतम छूट परसेंट है? आना चाहिए निकालना। अगर हम 30% और 35% की दो लगातार छोड़ देते हैं तो 30 और 35 का सक्से भाई 30 प्लस 35 माइनस 30 गुणा 35 बटे 100, यही आएगा। बोलो बच्चों, 30 प्लस 35 65। 65 में से अगर मैं, ये 10.5 हो गया ना, 65 में से अगर 10.5 घटाएंगे तो 54.5। तो पहला डिस्काउंट है 54.5%। दूसरा बाई 6 गेट 4 फ्री। बाई 6 गेट 4 फ्री कितना डिस्काउंट है? आपने ग्राहक को टोटल 6 4 10 आर्टिकल दिए जिसमें से 4 फ्री हैं, तो डिस्काउंट आ गया जी 4/10, 40% डिस्काउंट है, 40%। तीसरा बाई 5 गेट 6। अब ग्राहक को कह रहे हो 5 आर्टिकल का पैसा दो, 6 फ्री ले जाओ, यानी कि आप ग्राहक को टोटल 5 6 11 वस्तु दे रहे हैं, 11 में से 5 का पेमेंट लिया, 6 फ्री है, तो डिस्काउंट है 6/11। 1/11, ध्यान से सुनना, 1/11 होता है 9.09%, तो 5/11 आएगा 54.54%। 1/11 9.09%, तो 6/11 54.54% आएगा। क्लियर? बोलो। तो मेरे भाई सबसे ज्यादा डिस्काउंट कितना है? 54.5। 54.5 से ज्यादा होता है 54.54, ये तो 40% तो कम है मेरे भाई। यानी कि सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट है वो थर्ड स्कीम में है, ए ऑप्शन, ओनली थर्ड, ओनली थर्ड। अच्छा सवाल है ये। आइए, प्रिया और आरुषि ने मिलकर एक बिजनेस में 45,600 का इन्वेस्टमेंट किया। साल के एंड में 7500 का कुल प्रॉफिट, और 7500 के प्रॉफिट में प्रिया का शेयर 1800 है। आयुषी का इन्वेस्टमेंट क्या है? तो भैया 2 लड़कियां हैं, प्रिया और आरुषि। अब सिंपल सी बात है, जो जितना बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा प्रॉफिट भी उसी हिसाब से मिलेगा। जो आदमी जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा भाई उसको उतना ज्यादा लाभ निकाल के देना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही प्रॉफिट बांटा जाएगा। आप एक बात बताओ, कुल प्रॉफिट हुआ 7500 रुपए, 7500 में से प्रिया का हिस्सा है 1800, तो आयुषी का प्रॉफिट कितना है? अब 7500 में से आप 1800 घटाइए मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा 5700। आरुषि का 5700 है, तो प्रिया और आरुषि के प्रॉफिट का रेशियो ये किससे चला गया? 3 से 6, रेशियो 19। तो ये प्रिया आरुषि के इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी यही होगा। जो प्रिया आरुषि के प्रॉफिट का रेशियो है, प्रॉफिट का, यही उनके इन्वेस्टमेंट निवेश का अनुपात भी होगा। कुल मिला के कितना निवेश किया? 45,600। आयुषी का हिस्सा पूछा है, तो आयुषी का जो हिस्सा आएगा वो 19 का मल्टीपल आएगा, 19 आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना? 25। तो 45,600 रुपए का 19/25 आपको यहां से करना है, ठीक है ना। देखिए 25 से 100 मेरे प्यारे भी 4 बार कट जाएगा, उसके बाद देखो
9 छिक्का 54, 4 चौक 16, एंड में 6 आएगा, यानी कि यह आंसर है 3 4 6 5 6। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम। आओ, एक दुकानदार एक वस्तु को एमआरपी पर 25%, 40% की दो लगातार छूट देने के बाद 583.2 में बेचता है। अगर कोई छूट नहीं दी होती तो 62% का लाभ होता दुकानदार को। लागत मूल्य क्या है? बहुत बढ़िया। ये सवाल इतनी बार आया है, इतना ज्यादा आया कि हर एक बच्चे की नसों में बैठ जाना चाहिए मेरे भाई, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। देखो, अगर कोई दुकानदार कोई छूट नहीं देता है तो इसका मतलब वो सामान को मार्क प्राइस पे बेचेगा। तो सामान को मार्क प्राइस पे बेचने से 62% लाभ होता है, यानी कि सामान का जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य, वो कॉस्ट प्राइस से 62% ज्यादा है। ये मैं बेसिक बता रहा हूं, ये इस लाइन का मतलब है मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 62% ज्यादा है। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो अंकित मूल्य पर बेचोगे तब 62% लाभ होगा। लेकिन आप मार्क प्राइस पर पहले 25% की छूट देते हो, फिर 25% डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आती है आप उस पर 40% की छूट देते हो, और 25% 40% की दो लगातार छूट देने के बाद सामान को 583.2 583.2 रुपीज में बेचा जाता है। 583.2 रुपए में बेचा जाता है। बोला है लागत मूल्य यानी कि सीपी क्या है, तो आप नहीं कर सकते मेरे भाई, सीपी आपसे पूछा है, यानी कि इन तीनों का सक्सीव करना है। अगर आप मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 62% ज्यादा है, 62% की फ्रैक्शन वैल्यू 31/50, यानी कि सीपी अगर 50 है तो मार्क प्राइस 31 ज्यादा है 81। फिर आपने मार्क प्राइस पे 25% छूट दी, 25% मतलब 1/4, 4 का समान 3 में। फिर आपने 40% छूट दी, 40% की फ्रैक्शन 2/5, यानी कि 5 का समान फिर से 3 में आ गया। बोलो, क्या यहां तक एक भी बच्चे को कोई समस्या हुई है? नहीं, कुछ कट नहीं रहा, यानी कि सीधी सीधी गुणा, तो यह आ जाएगा 5 चौक 20 गुणा 500 1000, और ऊपर आएगा 81 गुणा 9 729। ये हमेशा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा, यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1000 है तो सामान 729 में बिका, जबकि सामान बिका कितने में है? 583.2 में। कितने गुना? 729 का कितने गुना है ये बताओ? 700 अट्ठे 5600, 29 अट्ठे 232, 240 से 8 कम आएगा ना, यानी कि पूरा का पूरा ये 8 गुना है। 8 नहीं, 0.8 गुना, 0.2 है ना ये, 0.8 गुना। तो 1000 की वैल्यू भी 0.8 गुना होगी। 1000 गुणा 0.8, 800 रुपए। तो 800 रुपए वस्तु का लागत मूल्य। देख लीजिए कितने गजब का सवाल, सी ऑप्शन। आजकल केवल वो डाटा देखने में डरावना देता है, लेकिन सवाल आसान ही है। 19वां करेंगे, करिए बच्चों। पैंतीस आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, बट आफ्टर दे वर्क टुगेदर फॉर 6 दिन, लेकिन 6 दिन काम करने के बाद देयर एम्प्लॉयड वांटेड दैट द वर्क शुड बी कंप्लीटेड इन ए टोटल ऑफ 16 दिन। 6 दिन काम करने के बाद उनका मालिक चाहता है कि काम कुल 16 दिन में पूरा हो जाए। 16 दिन में हाउ मेनी मोर वर्कर नीड टू बी एम्प्लॉयड टू मीट द डेडलाइन। डेडलाइन को पूरा करने के लिए कितने और वर्कर लगाने पड़ेंगे? बहुत बढ़िया। देखिए, हमेशा जब भी ऐसा सवाल आए आप रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दीजिए, रिमेनिंग वर्क पे, क्योंकि वर्क क्या होता है? मैन गुणा डेज। एक बात बताओ, 35 आदमी किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 6 दिन तक काम किया। 35 आदमी किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 24 दिन में से 6 दिन काम किया, तो 35 आदमियों के 18 दिन का काम बाकी है। 35 आदमियों के 18 दिन का काम अभी बाकी है। क्लियर है? लेकिन हुआ क्या, जो भैया उनका एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, वो चाहता है कि काम कुल 16 दिन में पूरा हो जाए, यानी कि 16 दिन में काम कुल पूरा हो जाए। 6 दिन तो ऑलरेडी बीत चुके हैं, यानी कि बचा काम मालिक चाहता 10 दिन में हो जाए। भाई 16 दिन में कुल काम करना चाहता है, 6 दिन तो बीत चुके, तो बचा काम मालिक 16 दिन में करना चाहता है। तो मान लिया 16 दिन में काम करने के 10 दिन में काम करने के लिए बचा काम, 16 दिन में से 6 दिन बीत गए, तो बचा काम 10 दिन में करने के लिए एम लोगों की जरूरत है। एम का मान कितना आएगा? 35, ये
5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और ये 2 नाम 18, 63। यानी कि हमें 63 लोग काम पे चाहिए होंगे। बोला कितने और वर्कर लगाने पड़ेंगे? 63 में से 35 ऑलरेडी हैं, तो कितने और लगाने पड़ेंगे? 28, 28 वर्कर और लगाने पड़ेंगे। रेशियो से भी हो जाएगा, बट ये भी आसान है, कोई बुराई तो है नहीं इसमें। 28 वर्कर और चाहिए। आओ, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में 66 और 39 की स्पीड से चलती हैं, समांतर रेखाओं पर चल रही है मेरे भाई, बिल्कुल आजू बाजू पटरियों पर चल रही है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तेज ट्रेन फास्ट ट्रेन को 24 सेकंड में पार करती है, फास्ट ट्रेन स्लो को 24 सेकंड में पार करती है। हर ट्रेन की लंबाई क्या है? मान लिया प्रत्येक ट्रेन की लंबाई L है। देखो, जब 2 ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में पार करती हैं तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? दोनों की लंबाई का सम। अब दोनों की लंबाई बराबर है तो कुल डिस्टेंस हो जाएगी L + L 2L। अब डिस्टेंस बराबर, सेम डायरेक्शन में पार करते तो रिलेटिव स्पीड S1 - S2। 66 में से 39 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे प्यार में? 27। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18। और समय कितना लगा क्रॉस करने में बेटा? समय लगा क्रॉस करने में 24 सेकंड, मल्टीप्लाई बाय 24, ये आ गया। ठीक है, 224 12 बार, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 3 नाम 27, तो 9 पंजे 45 दूनी 90 मीटर। 90 मीटर आ गया बच्चों ईच ट्रेन की लंबाई। ए ऑप्शन आरपीएफ एसआई का आसान सवाल। सवाल है आपके सामने 21 जेई वाला, करके बताओ बच्चों, देखते हैं कौन कर पाता है। सोचो सोचो सोचो, तभी तो होगा सवाल। एक आदमी ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट, फिर उतने ही सम मूल्य की, उतने ही समान मूल्य की एक और छूट देकर 481 रुपए में बेचा। एक आदमी ने एक सामान को 481 रुपए में बेचा, मार्क प्राइस पे D% डिस्काउंट दिया, एंड देन अनदर डिस्काउंट हैविंग द सेम नॉमिनल वैल्यू इन रुपीज। यानी कि दूसरा डिस्काउंट उतने ही रुपए का दिया गया है जितना डिस्काउंट पहले। अगर सपोज पहले 10 रुपए का डिस्काउंट दिया गया तो दूसरा डिस्काउंट भी सेम अमाउंट 10 रुपए का ही दिया गया है, सेम परसेंट का नहीं, सेम रुपीज का, सम मूल्य बोला है। यदि वस्तु का मार्क प्राइस 1924 है तो डी का मान क्या है? आप मुझे बताओ। 1924 रुपए के एमआरपी का सामान हमने 481 रुपए में बेचा, तो क्या आप इनका रेशियो नहीं ले सकते? क्योंकि आपने 2 लगातार छूट दी है। 481 किससे जा रहा है मेरे भाई? 8 1 9 4 13, 481 तो 13 3 39, 13 से जाएगा मेरे भाई, 13 से जाएगा। 13 प्राइम नंबर दिख रहा सड़ा हुआ, 13 3 39 9, 13 7 91, 13 से काट लो, 13 एकम 13, उसके बाद भी मेरे दोस्तों आपका 6 बच जाएगा, 6 2, तो 13 चौका 52, 10 13 8 104, 148। अरे वाह, 148 आ गया। फिर मेरे प्यारे भाई किससे? 37 से चला जाएगा, 37 से चला जाएगा मेरे भाई 4 बार, 4 रेशियो 1, 4 और ये 1, 37 चौका 148। यानी कि अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 4 है, 4, तो आपने इस पे सेम प्राइस की 2 छूट दी और 2 छूट देने के बाद सामान 1 में बेचा, तो आपने कुल छूट कितने की दी है? 3 की। बोलिए, बोलो। या फिर एक काम करते हैं, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 से गुणा करके। 4 रेशियो 1 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 8 और 2, 8 और 2 ऐसे लिख सकते हो। रेशियो लेने से काम आसान हो गया। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो 4 1 आ रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, 4 गुना है सीधा 1600 और 81 चौका 324। इतना क्यों करना था? 481 का सीधा 4 गुना है। 4 रेशियो 1 को ऐसे भी तो लिख सकते हो 8 रेशियो 2। आपने 8 रुपए के एमआरपी का सामान 2 में बेचा, तो आपने छूट कितनी दी? 6 रुपए की। लेकिन आपने 2 छूट दिए मेरे भाई समान प्राइस की, यानी कि 3 3 की। पहली छूट 3 रुपए की, दूसरी छूट 3 रुपए की। आपसे पूछा डी का मान क्या है, यानी कि आप 8 रुपए के एमआरपी पर 3 3 रुपए के समान प्राइस की 2 छूट दे रहे हो, तो ईच बार कितना डिस्काउंट है? 37.5%। 1/8 12%, 3/8 37.5%। बी ऑप्शन। अच्छा सवाल, अच्छी लैंग्वेज सवाल का। अच्छा,
एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 26% ज्यादा है, 32% की छूट दी जाती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज्यादा है उसे हम बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज। 26% आपका मार्कअप है। मार्कअप के बाद हमने अंकित मूल्य पर 32% की छूट दी। अब लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। लाभ या हानि परसेंट जो होगा वो हमेशा 26 और -32 का सक्सेसिव। प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट जो होता है वो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव होता है। 26 - 32 -26 गुणा 32/100 ये आएगा। हमेशा सीधा तरीका है। 26 - 32 आ जाएगा जी -6। अब 26 गुणा 32 कितना आएगा? 780 और 52, यानी कि 832/100 8.32 -6 और -8.32 आ गया जी -14.32। माइनस साइन ये बता रहा है कि आपको वस्तु पे नुकसान हुआ है। पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट, माइनस आया है यानी कि आपको उस वस्तु पर 14.32% की हानि हुई है। यह भी आपको पता लग जाएगा। सवाल नंबर 23, हर 2 साल के अंतराल पर जन्मे 6 बच्चों की आयु का योग 90 साल है। सबसे बड़े बच्चे की उम्र कितनी? गजब, मजा आ जाएगा ये सवाल देख के। मतलब सवाल तो आसान है, आप कर लोगे, पर जो मैं तरीका आपको सिखाऊंगा वो देख के मजा आ जाएगा। 6 बच्चे मेरे भाई, 6 बच्चे, एक है कपल हर 2 साल में एक बच्चा पैदा कर देते हैं। 2-2 साल के गैप पे 6 बच्चे की डिलीवरी हुई है। 6 बच्चों की उम्र का योग 90 साल है। सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या है एक बार बताओ? अगर 6 बच्चे लगातार पैदा हुए हैं 2-2 साल के गैप पे, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, और इनका जो एवरेज आएगा वो बिल्कुल बीचों बीच की संख्या आएगी एवरेज। अब आप मुझे एक बात बताइए, 90 बच्चों की, सॉरी 6 बच्चों की टोटल एज 90 साल है, तो 6 बच्चों की एवरेज एज कितनी आएगी? 15 साल। टोटल को 6 बच्चे 6 से डिवाइड करो, यानी कि इनकी एवरेज एज 15 साल आएगी। 15, ठीक है ना? और बिल्कुल 15, इसके आगे 3 बच्चे पीछे 3 बच्चे, तो 15 के आगे पीछे कौन कौन सी संख्या होती है? 16 और 14, यानी कि ये बच्चे जो है 14 और 16 के हैं, है ना? 2-2 के गैप पे होंगे, तो अगला बच्चा 18 साल का होगा, ये 20 साल का होगा। 2-2 के गैप पे, तो सबसे बड़ा बच्चा 20 साल का होगा, बी ऑप्शन। ये 2 छोटा करेंगे तो 12 आ जाएगा, ये 2 छोटा करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये 10 12 14 16 18 20 साल के बच्चे हैं। इतने बढ़िया बढ़िया बच्चे हैं, देख रहे हो कितना आसान तरीका था। एनटीपीसी का सवाल आ गया। अब कहते हो भाई, बोला एक राशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए 4 साल में 14,641/10,000 गुना हो जाते हैं। आप बताओ, कोई धनराशि ब्याज की दर आपसे पूछी है, अगर 4 साल में आपका पैसा 14,641/10,000 गुना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे भाई, अगर 4 साल में वार्षिक चक्रवृद्धि दर से कोई धनराशि 14,641/10,000 गुना हो जाती है। 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बंधु, 4 साल का। करने वालों ने दिमाग में ही कर दिया, तो 1 साल का होगा, इसका 1/4। बोलो 14614 का 1/4 11, 10,000 का 4th रूट 10। हर साल आपका पैसा 11/10 गुना हो जाता है, यानी कि 10 रुपए पर 10 रुपए 11 बन जाते हैं। तो हर साल कितना ब्याज है? 10 पर 1, 10%, 10%। वैसे भी इतना ये डाटा इतना जेन्युइन है, इतना ज्यादा दिखाई देता है कि आप देखते ही कर लेंगे। 25वां सवाल बताओ आप शांति से। ये बढ़िया लग रहा है दोस्त। 41 संख्याओं का एवरेज 33 है, पहली 17 संख्याओं का एवरेज 41 है, लास्ट की 25 संख्याओं का एवरेज 27 है। अगर स्टार्टिंग से 17वीं संख्या हटा दी जाए स्टार्टिंग से, तो बची संख्याओं का एवरेज क्या होगा? बची संख्याओं का एवरेज, बहुत बढ़िया। कौन करेगा मेरे भाई? देखो दोस्त, आप यहां से 17वां नंबर निकालो, 17th नंबर। अगर आपको 17वां नंबर पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मेरे भाई। देखो 2 तरीके के सवाल होते हैं। सवाल में बोला है 41 संख्याओं का एवरेज 33 है, 41 संख्याओं का एवरेज दिया है,
फिर आपको पहली 17 संख्याओं का एवरेज दिया है और लास्ट की 25 संख्याओं का एवरेज दिया है। अब 17 प्लस 25 तो 42 होता है भाई, ये टोटल 41 संख्याएं। अब आपको पहली 17 संख्याओं का एवरेज दिया है, लास्ट की 25 संख्याओं का एवरेज दिया है। 17 प्लस 25 42, यानी कि ये जो नंबर है ये 17वां नंबर 2 बार रिपीट हो गया, 2 टाइम्स। ये ऐसा जो पहली 17 संख्याओं में भी आ रहा है, लास्ट की 25 संख्याओं में भी आ रहा है, तो रिपीट हो रहा है 2 बार। और जब रिपीट होता है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर सपोज आपसे 17वां नंबर पूछा होता कि बताओ 17वीं संख्या क्या है, 41 संख्याओं का एवरेज सवाल में 33 दिया है, टोटल 41 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, सवाल में 33 दिया है। तो आप 33 से कंपेयर करो, पहली 17 संख्याओं का एवरेज 41 है, अब 33 से 41 कितना ज्यादा है, 33 से 41 मेरे प्यारे भाई आपका 8 ज्यादा है। तो 17 संख्याओं का एवरेज 8 ज्यादा है, 8 गुणा 17, क्लियर है। 25 संख्याओं का एवरेज 27 है, हमें पता है 41 संख्याओं का एवरेज 33 है, बाद के 25 संख्याओं का औसत 27। अब 33 से 27 कितना कम है, 33 से 27 6 कम है, तो 25 संख्याओं का एवरेज 6 कम है, ये आ गया मेरे भाई। बस आप इसको कैलकुलेशन अगर कर लेंगे तो 17वीं संख्या आ जाएगी। 17वीं संख्या 17 8 136 में से 150 घटा लेंगे, है ना, 17वीं संख्या आपकी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, पर मेरे प्यारे भाई इतना करने की जरूरत, 17वीं संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। 17वीं संख्या कितना आ गया मेरे भाई, आप मुझे बताओ। 17 8 136 में से 150 घटाएंगे आप, माइनस का 14 यानी कि 19। 17वीं संख्या आपका 19 आ गया। लेकिन आपसे 17वीं संख्या नहीं पूछा है, इसके आगे पूछा है, बोला है अगर स्टार्टिंग से 17वीं संख्या को हटा दिया जाए तो अब जो संख्याएं शेष बची हैं उन बची संख्याओं का एवरेज क्या होगा मेरे भाई। हमारे पास 41 संख्याएं जिनका एवरेज 33 है, 33। अगर एवरेज से कम कमाने वाला बंदा जाएगा तो नुकसान होगा। 17वीं संख्या जो है वो एवरेज से 14 कम है। 17वीं संख्या जो है ये एवरेज से 14 कम है। 17वीं संख्या एवरेज से 14 कम है। 17 संख्याओं का एवरेज 33 है, ये एवरेज से 14 कम है। तो अगर आप 17वीं संख्या को हटाएंगे तो इसको हटाने से 14 का फायदा होगा। और 41 संख्याओं में से हटा दी एक संख्या, तो अब संख्याएं कितनी रहेंगी, 40 संख्याएं। तो 40 संख्याओं का एवरेज, 40 संख्याओं का टोटल 14 बढ़ जाएगा। तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 7/20 यानी कि 0.35। तो जो नया एवरेज आएगा वो 33.35 आएगा। एवरेज से छोटी संख्या बाहर निकालेंगे, एवरेज बढ़ेगा। एवरेज से बड़ी संख्या बाहर निकालेंगे, एवरेज घटेगा। कितना बढ़िया लॉजिकल सवाल है ये। एक और सवाल है आरपीएफएसआई का एवरेज का। 8 पुरुषों का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उनमें से एक आदमी जिसका वजन 56 किलो है उसकी जगह एक नया आदमी ले लेता है। नए आदमी का वजन क्या है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। देखो दोस्त, हमारे पास 8 लोग हैं, 8 लोग हैं। 8 लोगों में से एक आदमी का वजन 56 किलो है। 8 लोग हैं, एक आदमी का वजन 56 किलो है। अब इसको हटा के अगर मैं एक नया आदमी ले आऊं तो नए आदमी के आते ही एवरेज वजन 3 किलो हो जाएगा, 3 किलो। तो आपसे पूछा नए आदमी का वजन क्या है। भाई साहब हमारे पास 8 लोग हैं, उनमें से एक आदमी का वजन 56 किलो। इसको हटा के अगर नया आदमी लाओगे तो एवरेज कम हो रहा है, 3 किलो घट रहा है। तो जो नया आदमी आया है वो कम वजन का आया है, तो नए आदमी के आने की वजह से एवरेज 3 किलो कम हो गया। तो 8 लोगों का टोटल वजन कितना कम हो गया, 24 किलो। तो नए आदमी का जो वजन होगा वो 56 में से 24 घटाइए 32 किलो होगा नए आदमी का वजन। बस दैट्स इट, इतना ही सवाल था, यही आपको करना था। डी ऑप्शन। आगे आ जाइए। 6 अंकों की संख्या दी है, 6 अंकों की संख्या 874146 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी 1 अंकों की संख्या है ताकि यह 11 से पूरी तरीके से विभाज्य हो। बहुत बढ़िया बोला है। आपके सामने एक नंबर दिया है, इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि 11 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। कौन सा स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर जोड़ा जाए 6 डिजिट नंबर में जिससे कि 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए।
देखो, आपको ये पता लगाना आता है कि किसी संख्या को 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। मैं बताता हूं। जैसे आपके सामने नंबर दिया है, अगर मैं इस नंबर को 11 से भाग दूंगा इस नंबर को, तो रिमाइंडर क्या होगा, कैसे पता लगाएंगे। 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, कैसे पता लगाएंगे। तो राइट साइड से घटाना शुरू करो। 6 में से 4 गया 2, 1 में से 4 गया -3 विथ साइन लिखना है, 7 में से 8 गया -1 ये आया। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। 6 में से 4 गया 2, 1 में से 4 गया -3, 7 में से 8 गया -1। अब इनको जोड़ लो, -1 -3 -4 4 + 2 -2, रिमाइंडर -2 आएगा, -2 आएगा। यानी कि अगर आप इस संख्या को 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर -2 आएगा या 9 आएगा। अब 11 से अगर डिवाइड करना, भाई कोई संख्या 11 से तभी डिवाइड होगी जब रिमाइंडर 0 हो, तो -2 को 0 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, 2। यानी कि इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। ये आंसर है सी ऑप्शन। खेल खत्म, कुछ है ही नहीं। 28वां आरपीएफएसआई का, अतुल ने 173 कुर्सी बेची और उसे 73 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अरे वाह, बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से दिमाग लगाएंगे, पर सोचने वाली बात है। अतुल भाई साहब ने 173 कुर्सी बेच डाली और 73 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ। सेलिंग प्राइस मैंने मान लिया जैसे कुर्सी का 1 रुपए, माना एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है। तो अतुल भाई साहब ने 173 कुर्सी बेची है जैसे, तो 73 कुर्सी के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो। एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 73 कुर्सी का सेलिंग प्राइस 73 रुपए होगा, तो 73 का लाभ हुआ 173 कुर्सी बेचने पर। अगर आपने 173 कुर्सी बेची हैं तो कितने में बिकी होंगी? पर एक कुर्सी 1 रुपए की, 173 कुर्सी आपने बेची 173 रुपए की, तो आपने 173 रुपए की कुर्सियां बेची, 73 रुपए का आपको लाभ हुआ, तो कुर्सियों का सीपी क्या होगा? 100 रुपए। अब 100 रुपए पर 73 का लाभ होगा, तो परसेंट में भी 73%। कुछ था ही नहीं सवाल में भाई साहब, पागल बनाया गया दिन दहाड़े आपको। सवाल नंबर 29। उच्च सभी ने, ये भी आरपीएफएसआई के पेपर में है, उच्च सभी ने 2000 रुपए की राशि 15% ब्याज दर पर निवेश की, जो कि एनुअली कंपाउंड होता है। एन सालों के बाद 2645 रुपए की राशि प्राप्त हुई। एन का मूल्य क्या है? एन का मान क्या है? बहुत बेसिक सवाल, एक बार बताओ। उच्च सभी ने 2000 रुपए इन्वेस्ट करे और उर्वशी को 2645 रुपए प्राप्त हुए, तो उर्वशी को ब्याज कितना मिला? अगर 2000 रुपए एन साल के बाद 2645 बन गए, तो 2000 रुपए कितना ब्याज मिला? 645 रुपए। 645 रुपए बढ़ गया ना अमाउंट, 2645 में से 2 रुपए प्रिंसिपल घटाओ, 645 रुपए ब्याज मिला 2000 पर। परसेंटेज में कितना गुणा? 100%। परसेंटेज में ब्याज निकाल लीजिए, कितना आएगा मेरे भाई? 32.25, 600 का आधा है भाई, 3245 का आधा 22.5, 20 से भाग करेंगे 32.25%। तो उर्वशी को टोटल 32.25% ब्याज मिला। अच्छा एक बार बताओ, अगर ब्याज की दर 15% है, 15% अगर ब्याज की दर है, तो 32.25% ब्याज कितने साल में मिलेगा बताइए? आपसे समय पूछा है ना, 2 साल में। 15 का 2 बार सक्सेसिव होता है, 15 का 2 बार सक्सेसिव। 15 + 15 30 + 15 × 15/100। 15% अगर ब्याज की दर है तो 2 साल में आपको 15 + 15 + 15 × 15/100 32.25% ब्याज मिलेगा। इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल बेस्ट मेथड। कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम निकालने का इससे अच्छा सवाल है ही नहीं। अगर आप चैनल पे जाओगे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर, अगर किसी बच्चे को यह नहीं पता लग पाता कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना ब्याज कितने सालों में मिलेगा, मैंने एक्सप्लेन किया है, पूरी सिंगल वीडियो है। सीआई की कैसे पता चलेगा कि इतना सीआई कितने सालों में मिलेगा, है ना? देखिए बच्चों, ये वीडियो मैंने डाल रखी है, जाके देख लीजिएगा पूरा। अगर आपको स्टैंडर्ड 5, 10, 15, 20, 25, 30 इन्हें बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट, कि पेपर में मैक्सिमम सवाल इन्हीं पर आते हैं। अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको स्टैंडर्ड रेट की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप सवालों को जल्दी गैस कर पाओगे। भाई कॉन्सेप्ट वीक है तो काम नहीं चलेगा। अब जैसे सवाल मुझे पहले से याद है कि 15% का 2 बार सक्सेसिव करने पर 32.25 आएगा, 3 बार करोगे तो 95.3125% आएगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, और ये सारे कॉन्सेप्ट इस किताब में है, हमारी मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग की फॉर्मूला बुक में।
चाहे अर्थमेटिक के हो चाहे एडवांस मैथ के हो, अगर आप कंसेप्चुअली वीक है, फॉर्मूला याद नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं है, तो इस बुक को ऑर्डर करके मंगा लो। जैसे सीआई का एक कॉन्सेप्ट था, पता होता तो तुरंत कर लेते, ठीक है ना। इस बुक में आपको हर एक कॉन्सेप्ट थ्योरी शॉर्टकट मिल जाएगी। 5, 10, 15, 20, 25, 30 स्टैंडर्ड रेट है, रटा हुआ होना चाहिए। आ जाओ, एनटीपीसी का सवाल करेंगे। एक आदमी ने 30,000 रुपए का एक हिस्सा 10% की दर से, बाकी को 8% की दर से उधार दिया। 3 साल बाद कुल ब्याज मिला 8280 रुपए 3 साल के बाद, ठीक है। वह राशि ज्ञात कीजिए जो उसने 10% की दर से उधार दी। 10% की दर से कितना पैसा उधार दिया? देखो मेरे भाई, आप इस सवाल को एलिगेशन से भी कर सकते हो और आप इस सवाल को परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी कर सकते हो, जो आपको पसंद आए वैसे कर लीजिए। देखिए, से एक आदमी के पास कुल 30,000 रुपए हैं, मान लीजिए ए और बी। 30,000 रुपए, उसने कुछ पैसा उधार दिया 10% की दर से, ये उसने उधार दिया 10% की दर से, और ये उसने पैसा उधार दिया 8% की दर से, 8% की दर से। तो आपसे पूछा है 10% की दर से कितनी राशि उधार दी, 10% की दर से कितनी राशि उधार दी, आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, क्लियर है। 3 साल में 8,280 रुपए ब्याज मिला। अगर 3 साल में ब्याज 8,280 तो 1 साल का कितना है? 2700 और 180, 2760 रुपए। तो 1 साल का जो ब्याज है, 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 2708 रुपए 1 साल का। बताओ मेरे भाई, क्या 10% को ब्रेक करके मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 8% प्लस 2%, आपको ए का मान निकालना है। 10% की दर से कितना पैसा उधार दिया आपको पता करना है। आप एक बात बताओ, यहां भी आपको 8% ब्याज मिला 1 साल में, यहां पर भी 8% ब्याज मिला। 30,000 रुपए के आपने 2 टुकड़े करे, पहले टुकड़े पर भी 8% ब्याज मिला, दूसरे टुकड़े पर भी 8%, तो कुल ब्याज भी 30,000 रुपए का 8% मिलना चाहिए। अब 30,000 रुपए का 8% कितना होता है? 2400 रुपए ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन आपको ब्याज मिला कितना? 2760 रुपए। 360 रुपए आपको ब्याज एक्स्ट्रा मिला। क्यों एक्स्ट्रा ब्याज मिला? ये 360 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज क्यों मिला आपको? क्योंकि पहले हिस्से पर जो आपने 10% की दर से उधार दिया है, उस पर आपको 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। तो पहले हिस्से का 2% ही 360 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितना है? 180। 100% की वैल्यू 18,000, यानी कि आपने 18,000 रुपए उधार दिए 10% ब्याज की दर से। इसे बोलते हैं परसेंटेज ब्रेक मेथड। बिना एलिगेशन से कर सकते हैं। ये बताइए मेरे भाई, 31वां, बहुत बड़े सर्कुलर ट्रैक वाला। हालांकि सर्कुलर ट्रैक के सवाल आने के चांसेस कम हैं, बट ये काफी पॉपुलर हुआ है एसएससी में, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। सीमा एक गोलाकार मैदान के चारों ओर 3 चक्कर पर घंटे की स्पीड से चलती है, जबकि प्रिया इसके चारों ओर 8 चक्कर पर घंटे की स्पीड से दौड़ती है। वे रात 11:54 पे एक ही बिंदु से एक ही दिशा में, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सेम डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगे? बहुत बढ़िया, 2 लोग हैं, सीमा और प्रिया, वो एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रही हैं सेम डायरेक्शन में। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2। आप मुझे बताओ, सीमा जो है चल रही है 3 राउंड पर आवर, सीमा 1 घंटे में 3 चक्कर मारती है, और ये जो है मेरे भाई प्रिया 1 घंटे में 8 राउंड मारती है। तो रिलेटिव स्पीड आएगी भाई 8 माइनस 3, 5 राउंड पर आवर। 5 राउंड पर आवर, ये इन दोनों की रिलेटिव स्पीड आ गई। 5 राउंड पर आवर रिलेटिव स्पीड का क्या मतलब है? कि दोनों चलते 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 1 घंटे में 5 बार मिलेंगी। दोनों चलते चलते 1 घंटे में 5 बार मिलेंगी। 1 घंटे में 5 बार जो है दोनों जो है चलते चलते सेम डायरेक्शन में अगर चल रही हैं, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में 5 बार मिलेंगी। तो पहली बार कितनी देर में मिलेंगी फिर? बटे 5, 12 मिनट के बाद। यानी कि वो हर 12 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलेंगी, हर 12 मिनट के बाद सर्कुलर राउंड पर। अगर उन्हें रात को 11:54 पे चलना शुरू किया है, तो पहली बार इसके 12 मिनट बाद, यानी कि सुबह हो जाएगी फिर ना, रात के 12 बजे के बाद सुबह लग जाती है, तो 12:06 मॉर्निंग AM पे वो मिलेंगी पहली बार। बहुत बढ़िया।
अच्छा सवाल है, लॉजिकल बेस्ट तरीका मैंने सिखाया। किस मूलधन पर 10% की दर से 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 620 होगा? अरे वाह, अगर ब्याज की दर 10% है तो आपको पता होना चाहिए, अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल का सीआई होता है 33.1%। अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल में 10%, 3 साल में 10 या 30%। तो 3 साल के सीआईएसआई का जो डिफरेंस आएगा, अगर ब्याज की दर 10% है तो 3.1% होगा। सवाल के अनुसार 620 रुपए सीआईएसआई का अंतर है, तो 31 दूनी 62, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे में? 200 रुपए चला जाएगा ना, ये 200 बार चला जाएगा, 1% के लिए 200, प्रिंसिपल 100%, 2 जीरो चुपका दो, 20,000 मूलधन आ गया 20,000 रुपए। बताओ इससे आसान सवाल क्या बन सकता है भाई? आपके जेई में आया है क्वेश्चन। आगे एसएससी जीडी का करिए, कौन करेगा बच्चों? ये अच्छा लग रहा है भाई सवाल। एक डीलर 50,000 रुपए में 50 कुर्सी खरीदता है, लेकिन उसमें से 20 कुर्सी डैमेज हो जाती हैं। He decide to sell each of damaged chair at 3/4 प्राइस ऑफ नॉर्मल वन। वह हर डैमेज कुर्सी को नॉर्मल कुर्सी की 3/4 कीमत पर बेचने का निर्णय लेता है। 50 कुर्सी खरीदी, 20 उसमें से डैमेज हो गई, 30 बिल्कुल नॉर्मल ठीक है। तो जो डैमेज हुई है 20 कुर्सियां, इनको जो है वो नॉर्मल कुर्सी के 3/4 प्राइस पर बेचेगा। क्लियर? चलो कोई दिक्कत नहीं। बोला है नॉर्मल प्राइस क्या होना चाहिए, नॉर्मल प्राइस क्या होना चाहिए जिससे कि एंटायर ट्रांजैक्शन में 35% का लाभ हो। अरे वाह, कुछ नहीं है। एक बार बताओ, अगर 50,000 रुपए की कुर्सी उसने मेरे प्यारे भाई खरीदी है, 35% का लाभ कमाना है, 100% पे 35% का लाभ कमाना है, तो कुर्सी कितने की बिकनी चाहिए? 135% की। अब 50,000 का 135% कितना आ जाएगा मेरे भाई? 65,000 और 2500, 67,500 रुपए। तो 67,500 रुपए की कुर्सी बिकनी चाहिए। क्लियर है? मैंने मान लिया कि एक कुर्सी का जो नॉर्मल प्राइस है वो पी रुपए मान लिया, पी रुपए आपको निकालना है। तो 50 कुर्सी खरीदी थी 50,000 की, हर कुर्सी में 35% फायदा कमाना है, तो 50,000 का 135%, 67,500 में बिकनी चाहिए। 20 कुर्सी तो डैमेज हो गई, बाकी 30 नॉर्मल है। तो अगर एक कुर्सी का नॉर्मल प्राइस पी है तो 30 कुर्सियों का होगा 30 पी, बची 20 कुर्सी। 20 कुर्सियों का नॉर्मल प्राइस है 20 पी, एक कुर्सी पी रुपए की, 20 कुर्सी 20 रुपए की। लेकिन ये 20 कुर्सी डैमेज हो चुके हैं, डैमेज। इनको 3/4 दाम पर बेचा, नॉर्मल का 3/4 दाम पर बेचा, यानी कि इन डैमेज कुर्सियों को कितने में बेचा है? 4 पंजे 20, 15 पी में, 15 पी रुपए में बेचा। और जबकि कुर्सी बिकनी कितनी चाहिए? 67,500 की बिकनी चाहिए। बराबर कर दो, तो 30 और 15 45 पी आ गया, तो पी की वैल्यू आएगी 67,500 बटे 45। तो 45 से कम 45 बच गया 22, 45 पंजे 225, 1,500 रुपए। तो ईच कुर्सी का जो नॉर्मल प्राइस है सी ऑप्शन 1,500 रुपए है। बात खत्म। आइए आरपीएफ एसआई का लेटेस्ट सवाल देखो। कांस्टेबल का अगर पेपर दे रहे हो तो एसआई का सवाल जरूर करके जाओ, मैंने चैनल पे पूरा सॉल्व कराया है भाई। देखिए ना, यहाँ पे जब आप जाएंगे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, और कितनी मेहनत करूँ आप लोगों के लिए। देखो ना, रेलवे 2024-25 के एग्जाम ऑल टॉप क्वेश्चन सॉल्यूशन, पांचों के पांचों पेपर आपको सॉल्व कराएं। 2-2 घंटे की वीडियो है, पर देखना तो पड़ेगा ना मेरे भाई। हाँ, आप इसमें एडवांस मैथ वाला पोर्शन स्किप कर दीजिएगा, जैसे एएलपी के एडवांस मैथ की इस वीडियो को मत देखना, अर्थमेटिक वाला ही देखना। 400 संतरे 1,410 रुपए पर सैकड़ा पर खरीदे गए, अच्छा, और 960 रुपए के लाभ पर बेचे गए। पर डजन संतरे का सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। अच्छा, सेलिंग प्राइस देखो मेरे भाई, 400 संतरे बेचे गए, 1,410 रुपए पर सैकड़ा पर खरीदे गए। 1,410 रुपए पर सैकड़ा, पर सैकड़ा मतलब 100, हर 100 संतरे 1,410 रुपए के खरीदे गए। आप बताओ, 1,410 रुपए पर 100 के हिसाब से हमने 400 संतरे खरीदे। पर 100 मतलब अगर 100 संतरे 1,410 रुपए के हैं, 100 संतरे, तो 400 संतरे कितने के होंगे? 4 रुपए के। तो हमने इतने रुपए के संतरे खरीदे 400,
और 960 रुपए के प्रॉफिट पर बेचे तो संतरे कितने रुपए के बिके मेरे भाई? ये सेलिंग प्राइस आएगा 5640 में 960 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा मेरे भाई पहले 5700 और 900। क्लियर है? यानी कि मेरे पास 6600 6600 रुपए 6600 आ गया। तो 6600 रुपए में मेरे प्यारे भाई आपने क्या करा? 400 संतरे खरीद के बेचे। तो एक संतरे का प्राइस क्या आएगा? ईच संतरे का सेलिंग प्राइस 400 बटे 400, एक संतरे का सेलिंग प्राइस आ गया। पूछा पर डजन, पर डजन मतलब 12 संतरे, एक दर्जन में 12 संतरे होते हैं, 12 संतरे का सेलिंग प्राइस 12 से गुणा, एक कट गया, 4 तिया 12 तो 66 तिया 198 आ गया। 198 रुपए पर डजन संतरों का सेलिंग प्राइस, डी ऑप्शन खत्म। 34 हो चुके हैं। अब लास्ट सवाल मैं आपके सामने पूछने वाला हूं। लास्ट सवाल है आरआरबी एएलपी 2024 के पेपर का डीआई से। ठीक है जी। रात को अब यहां पे 9:15 बजे बज चुके हैं जब मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। हालांकि मेरी क्लास 8 बजे खत्म हो जाती है और फिर भी मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं कि कल टाइम से वीडियो 10 बजे आपको देखने को मिल जाए चैनल पे। इतना मेहनत, इतना प्रेम करते हैं आपसे, लेकिन आपको भी कुछ करना पड़ेगा भाई। वीडियो पूरा देखे हो, एक एक सवाल को समझे हो, पसंद आया है, सॉल्यूशन समझ में आया, सवालों का कलेक्शन अच्छा लगा है, एग्जाम ओरिएंटेड आपको लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दबा के मेरे प्यार भी। और हर सारे सवाल मैंने सॉल्व तो करवाई दी, होमवर्क तो कुछ है ही नहीं, पर कमेंट जरूर करना, अप्रिशिएट जरूर करना, तभी जल्दी जल्दी अगले 3 मॉक टेस्ट में डालूंगा। ग्राफ का अध्ययन करो, प्रश्न का उत्तर दो। ग्राफ विभिन्न दुकानों द्वारा एक सप्ताह में बेची गई वस्तुओं की संख्या दर्शाता है। दुकान ABCDE, ये जो आर्टिकल बेचे हैं 250, 500, 750, वो दिखाए मेरे प्यारे बार ग्राफ में। व्हाट परसेंट ऑफ आर्टिकल डिड शॉप सी सेल मोर देन बी? बोला सी की जो सेल है वो बी से कितने परसेंट ज्यादा है। भाई सी ने कितने बेचे? 1500 और बी ने कितने बेचे? 1250। तो सी की जो सेल है बी से 250 ज्यादा है। बी से सी की जो तुलना, दुकान सी ने बी की तुलना में, बी के कितनी सेल है? 1250। तो 1250 से 250 कितना ज्यादा है? 1/5। 1/5 यानी कि 20%। आंसर 20% आ गया। खेल खत्म। इसी के साथ ये मॉक टेस्ट होता है दी एंड। मुलाकात होगी हमारी अब एक और नई क्लास में नए मॉक टेस्ट के साथ। धन्यवाद। लाइक जरूर करिएगा मेरे भाई, बहुत मेहनत से आप देखो ना, हर एक चैप्टर के हमने सवालों को कराया और मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कि अपनी कुछ कलाकारी दिखाने के लिए टफ सवाल डाल दो, नहीं, टफ नहीं, एग्जाम रेलेवेंट, जैसा एग्जाम आएगा वैसा ही है। मिलेंगे कल। धन्यवाद, बाय।